हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नवनिर्मित ध्वनियाँ या विदेश से आगत ध्वनियाँ या जिन्हें हम कहते हैं गृहीत ध्वनियाँ। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहला है अरबी फारसी ध्वनियाँ या आगत व्यंजन। उर्दू भाषा में शब्दों को सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और उनका यहाँ पे शासन चला था, मुगल काल हुआ। तो ये सब शासन के प्रभाव में जो हमारी हिंदी पे अरबी और फारसी जो भाषा है उसका प्रभाव भी दिखने लगा। और उन शब्दों का उच्चारण जब हम हिंदी में करते थे, अरबी फारसी के शब्दों का उच्चारण जब हम लोग हिंदी में करने लगे तो उसका सही उच्चारण नहीं कर पाते थे और इसलिए इन व्यंजनों में कुछ चीज़ें जोड़ी गई जिससे उनका हम लोग सही उच्चारण कर सकें। और इसीलिए इन्हें हम लोग आगत व्यंजन या फिर गृहीत ध्वनियाँ भी कहते हैं या फिर नवनिर्मित ध्वनियाँ, जो ये पहले से मौजूद नहीं है हमारी हिंदी में बल्कि बाद में इनका निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जो व्यंजन होते हैं जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, तो इन शब्दों के नीचे, इन वर्णों के नीचे तल बिंदु लगा हुआ होता है जिसे हम लोग नुक्ता भी कहते हैं। तो इससे जो है हमारी शब्द का उच्चारण बदल जाता है। जैसे अगर मैं बिना तल बिंदु लगाए हुए या बिना नुक्ता के जिंदगी बोलूं तो इसका उच्चारण किस तरीके से होगा? जिंदगी। लेकिन अगर हम लोग तल बिंदु या नुक्ता लगा के जिंदगी का उच्चारण करें तो इसका उच्चारण ही बदल जाएगा। जैसे जिंदगी, या फिर गजल ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? गजल। ये किसका प्रभाव है? ये केवल नुक्ता का प्रभाव है। आगे दूसरा है अंग्रेजी ध्वनियाँ। यहाँ अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी लिपि में लिखते समय अ यानी कि अर्धचांद का प्रयोग होता है जिसे आगत स्वर कहते हैं। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो अरबी फारसी ध्वनियाँ के अंतर्गत हमने पढ़ा तो इसको हम लोग बोलते हैं आगत व्यंजन, क्योंकि ये व्यंजन के नीचे तलबिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया है। लेकिन ये जो अंग्रेजी से जो ध्वनि अपनाया गया है ये इसको आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि आ के ऊपर इसमें अर्धचांद का प्रयोग हुआ है। और इसका प्रयोग अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका प्रयोग करना क्यों जरूरी था, क्यों हम लोग अपनी भाषा में नहीं बोल पाएंगे। जैसे अगर हमें डॉक्टर बोलना हो तो जो कि उच्चारण हम लोग अभी सही से कर पा रहे हैं इस अर्धचांद के प्रयोग से, लेकिन अगर अर्धचांद ना होता तो इसे क्या बोलते? इसे हम लोग डॉक्टर बोलते, या फिर अगर इसमें ओ कार लगाते तो डॉक्टर हो जाता, ना कि डॉक्टर। तो इसका सही उच्चारण नहीं हो पाता, तो इसलिए इसमें अर्धचांद का प्रयोग हम लोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तीसरा है द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं उच्चारण, या फिर बच्चा, या सज्जन। तो इन शब्दों में हम देख रहे हैं कि एक ही व्यंजन का आवृत्ति यानी बार बार कोई चीज़ आना, वो लगातार हो रहा है। इसी को हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं उच्चारण को जब हम अलग अलग करते हैं तो सबसे पहले उ, फिर च आया जिसमें हल लगा हुआ है यानी कि बिना स्वर के है, फिर से च है, उसके बाद आ की मात्रा है, फिर र है, फिर अ है, और उसके बाद न है, फिर अ है। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ते हैं तो देखते हैं कि च और च की आवृत्ति बार बार हुई है। इसी तरीके से जब हम लोग सज्जन को या फिर दिल्ली को, इन चीज़ों को अलग अलग करते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही व्यंजन की आवृत्ति जो है वो लगातार हो रही है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कारांत। कारांत का मतलब सीधा सा होता है कि से अंत होने वाला, यानी कि जिस चीज से वो अंत हो रहा है। जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उस शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। जैसे अकारांत, आकारांत, ईकारांत। तो यहाँ उदाहरण की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने सोहन लिखा, तो जब हम लोग सोहन को अलग अलग करके देखेंगे तो देखते हैं कि न के साथ अ जुड़ा हुआ है, लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग अकारांत बोल सकते हैं। वैसे ही अगर लिखा हुआ रहे कि दीपा, तो दीपा क्या हो गया? प के अंदर आकार लगा हुआ है तो इसको हम लोग आकारांत बोल सकते हैं। वैसे ही अगर मातृ लिखा हुआ है तो ये कौन सा हो गया? ये रीकारांत हो गया। अकारांत का मतलब ही होता है कि जिससे अंत हो रहा हो। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है शब्दकोश में वर्णों का स्थान। तो इसमें हम लोग देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्दकोश के हिसाब से वहाँ नीचे ऑप्शन में शब्द दिए हुए होते हैं और उनको हमें क्रमशः ऐसे क्रमबद्ध रूप से लिखना होता है शब्दकोश के हिसाब से, तो जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इनका सही क्रम क्या होता है। तो आइए देखते हैं। पहले इसके कुछ नियम होते हैं उनको जानते हैं।
शब्दकोश में पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन का स्थान आता है, यानी कि शब्दकोश में सबसे पहले स्वर का स्थान आता है, उसके बाद व्यंजन का। यहाँ पे शब्दकोश यानी हिंदी की बात हो रही है, तो इस बात पे भी ध्यान रखना है। दूसरा है, शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको अयोगवाह इसीलिए कहते हैं, लेकिन संयुक्त वर्ण के रूप में अ, आ, ई आदि से पहले स्थान प्रदान किया जाता है। तो इनका शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग सबसे पहले यही आते हैं, उसके बाद ही कोई और वर्ण आता है। जैसे कि अगर शब्दकोश स्टार्ट हो रहा है तो उसमें पहले अंक आएगा, पहले ये आएगा, उसके बाद अंक के ऊपर जैसे चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं ये भी आएगा, उसके बाद विसर्ग लगा हुआ आएगा और उसके बाद अ से स्टार्ट होगा। वैसे ही जब हम लोग आ का लिखेंगे तो इसमें भी आ से होने वाले शब्द, शुरू होने वाले शब्द अगर आएगा तो उसमें सबसे पहले इससे संबंधित शब्द लिखे हुए होंगे। और फिर वैसे ही व्यंजन में भी जब हम लोग क से शुरुआत करेंगे, क के शब्द को देखेंगे कि वहाँ कौन कौन से शब्द होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद ही विसर्ग देखने को मिलेगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंग, इय, न, ढ़, ये सब शब्द से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, इन वर्णों से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इन शब्दों से, इन वर्णों से कौन सा शब्द शुरू हो सकता है, तो ऐसे तो हमारी जानकारी में ऐसा कोई शब्द है नहीं, तो इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में स्थान नहीं मिलता है। हाँ, संयुक्त वर्ण के रूप में मिलता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अब शब्दकोश में जो वास्तविक रूप से स्थान होता है, क्रम होता है, वो कौन सा होता है। तो जैसा कि हमने देखा, पहले अंग आएगा, उसके बाद अह आएगा, फिर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ स्थान दिया जाएगा शब्दकोश में। उसके बाद जब हम व्यंजनों की बात करें तो इसके लिए तो मैंने पहले ही बताया है कि क की मात्रा जब शुरू होगी तो इसमें सबसे पहले कंग आएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे अंग आया है वैसे ही क के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होगा, उसके बाद विसर्ग की बारी आएगी, उसके बाद क शुरू होगा। उसके बाद क के बाद यहाँ पे छ आएगा। क्यों? क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है और छ का निर्माण हमने देखा है कि क और स को मिला के छ बनता है, इसलिए क के बाद इसको शब्दकोश में स्थान छ का दिया गया है। उसके बाद ख, ग, घ, अंग। अब यहाँ जब अंग देख के आप लोग आश्चर्य में नहीं होंगे कि अभी तो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अंग से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन अगर कभी हो तो वो इसी घ के बाद ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद च, छ, ज आएगा, ज के बाद ज्ञ आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी संयुक्त वर्ण है जो ज और इय से मिलके बना है, इसलिए ज के बाद ज्ञ का स्थान आएगा। उसके बाद हम लोग झ लिखेंगे, ये फिर इय लिखेंगे, फिर वैसे ही ट, ठ, ड और इसके नीचे फिर तल बिंदु लगा हुआ जो है ढ, इन सबों का स्थान आएगा। फिर वैसे ही त के बाद त्र का स्थान आएगा, क्योंकि ये भी संयुक्त वर्ण है जो त और र से मिलके बना है। फिर द, ध, न ये सब का स्थान आएगा, फिर प, फ, ब, भ, म इसका स्थान आएगा और इसके बाद ये क्रमशः ऐसे ही चलता जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।